वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ईवीएस। ये मैंने कंप्लीट ईवीएस है जो सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, एनसीईआरटी के बेस पे है। ठीक है, तो पूरी क्लास लास्ट तक देखिएगा, लास्ट टाइम रिवीजन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल जाना यानी बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता था? असम में। ऐसे ही पॉइंट्स वाइज पूछा जाएगा, ऐसे ही आंसर आपको देना है। ट्रॉली कहाँ है? लद्दाख में। ठीक। सीमेंट पुल सामान्य क्षेत्र के लिए जहाँ समतल स्थान है, बराबर स्थान है और पानी के ऊपर भी सीमेंट पुल का इस्तेमाल किया जाता है। बल्लम लकड़ी की नाव, मतलब छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जो केरल में चलती है। ठीक है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान होता है तो ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऊंट के जो तलवे होते हैं वो गद्देदार होते हैं, तो वहाँ आसानी से वो चल सकता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गांव वगैरह में बैलगाड़ी चलती है। ठीक है। रास्ते पथरीले और असमान हैं। पहाड़ी इलाकों में, जैसे उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, जो जगह है वो पहाड़ी है। ठीक है, तो वहाँ रास्ते बिल्कुल बराबर नहीं होते। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं और ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर फोकस करती हैं। जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो दोनों आंखें एक ही तरफ फोकस करती हैं, लेकिन जब अलग अलग देखते हैं तो अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती और वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, मतलब कितनी दूरी है वो उन्हें पता चलता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमसे 4 गुना दूर ज़्यादा कौन देख पाते हैं? तो चील है, बाज है, गिद्ध है, ये पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ें इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से मतलब ये पहले से ही देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद, यानी जिनको कान बोलते हैं, छेदों की मदद से वो पक्षी सुनते हैं। छोटे छोटे कान जैसे होते हैं, छेद की तरह लगेगा वो आपको, और उससे वो क्या करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं पाते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ढके से रहते हैं, वो ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये इनके कान हैं। जानवर पर अलग अलग पैटर्न जो बने रहते हैं उनके स्किन पे, उनके त्वचा पे, वो बालों के कारण होता है। ठीक है। बालों के कारण उनके, अगर आप देखेंगे चीता वगैरह के, देखिए ना ऐसे नहीं धारी जैसा बना रहता है, तो आपको लगेगा कि ये कैसे है, तो ये बालों की वजह से है। ये क्वेश्चन सीटेट में 2016 में पूछा गया था, सितंबर में। ठीक है। नेक्स्ट है, कान वाले जानवर शरीर पर जिनके बाल होते हैं वो जन्म देते हैं। ठीक है। और शरीर के बाहर बिना कान वाले जो जानवर होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा, मादा मतलब लेडीज की बात हो रही है। मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है, यानी हेड होती है। हेड कौन होती है? मादा हाथी होती है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या झुंड में कोई नर हाथी होता है? नहीं। वो 14 या 15 साल के जब हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो झुंड छोड़ देते हैं। जब उनकी एज 14 या 15 साल की हो जाती है तब वो क्या कर देते हैं? झुंड को छोड़ देते हैं, और जो मादा हाथी होती है वो क्या होती है? झुंड की मुखिया होती है, नर नहीं होता, मादा होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। अब यहीं पे अगर एग्जाम में 200 दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे 1 2 3 पॉइंट करके आपको दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कौन सा सही है। तो जब तक आपको ये पूरा पता नहीं होगा तब तक आप उसको मतलब सही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए जितना अभी मैं बता रही हूँ आप बस उसको ध्यान से देखते जाओ। ठीक है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। सोने का टाइम भी 2 से 4 घंटे का है। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है और उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, हवा करने के लिए, उनका ठंडा करने के लिए ये इनका प्रयोग करते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 मादा हाथी, यानी स्त्री की बात हो रही है, और बच्चे होते हैं झुंड में। नर नहीं होता। नर में मैंने आपको पहले बताया 14 से 15 एज जैसी होती है,
तो वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। खेजड़ी गांव है राजस्थान के जोधपुर के पास। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। अब बिश्नोई आजकल बहुत फेमस भी हैं, आप जानते हैं। जो हिरनकेश है जिसपे सलमान खान फंसे थे, उस बिश्नोई जाति का ही जो था। तो वो लोग क्या कहते हैं कि पेड़ों से और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो जाता है और ये फलियां देता है और कीड़े भी इनको प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। अगर पूछा जाए बोचाचा गांव कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। मक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। यही जो ठंडी वाला सीजन चल रहा है, इसी सीजन में क्या करती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं वो अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते पे एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे देने का काम कौन करता है, रानी मधुमक्खी। और छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। कुछ नर क्या करते हैं, श्रमिक का कार्य करते हैं। ठीक है, श्रमिक मतलब जैसे पत्ती फूलों से रस निकालने का काम ये सब नर करते हैं। ठीक है, श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ तो ज्यादातर भूमिका होती है जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी मेन भूमिका होती है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू चावल मिठाई के साथ। ये गुजरात का खाना आपसे पूछा जा सकता है, गुजरात का खाना ढोकला वगैरह पूछ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो दूरी दे दिया जाए कि गुजरात से यहाँ तक के कौन कौन से बीच में गांव मतलब जगह पड़ती हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है जिसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। और गुजरात से लेकर केरल तक के रास्ते में ट्रेन पार करती है और उसके बीच में क्या पड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचते हैं। गुजरात से लेकर केरल तक पहुंचने के बीच में जितने राज्य पड़ते हैं उनके बारे में, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब पड़ता है। पश्चिमी एरिया है ना ये। विवरण आप ट्रेन टिकट पर देख सकते हैं। जब आप ट्रेन टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट में क्या क्या मेंशन रहता है, ये चीज़ बताई जा रही है। जैसे उस पर ट्रेन नंबर रहता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख होती है, डेट होती है, बर्थ और कोच संख्या होती है, किराया, टिकट की लागत मतलब कितने में कितना किराया है, और उस पर दूरी भी लिखी रहती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोला जाता है केरल में। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात से याद रखिएगा। कन्नड़ ज़्यादातर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ महाराष्ट्र के एरिया में भी कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की, है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है यानी भारोत्तोलक है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और पापा इनके पुलिस में हवलदार थे। 12 साल की थी तब से ये क्या कर रही हैं, वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं और एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन ये उठा लेती हैं। ठीक है, भारत के बाहर 29 मेडल इन्होंने जीते हैं और इनकी जो 4 बहनें हैं ये भी यही काम कर रही हैं, मतलब भार उठाने का ही काम करती हैं। नेक्स्ट है, फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली ये एक प्रकार की नाव है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ी में पाई जाती है, चमोली उत्तराखंड। ठीक है, गेंदा, जेनिया आदि फूलों का प्रयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए इत्र बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कन्नौज है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। तो इसको ये मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन बहुत आता है। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है और ये एक मतलब एक लोक कला का एक पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। ठीक है, और इसी के नाम पे ये पेंटिंग का नाम पड़ा है। क्या क्या यूज़ किया जाता है, चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है और उसमें क्या मिलाया जाता है, कलर मिलाया जाता है। ऐसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के कुछ कलर्स का प्रयोग करके, नेचुरल चीज़ है ना, नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया जाता है, इसलिए बहुत फेमस भी है ये। ठीक है, चित्रों में कौन कौन से चित्र बने होते हैं, इंसानों के, जानवरों के, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों और इन सब के चित्र बनाए जाते हैं इस मधुबनी पेंटिंग के द्वारा। ठीक है,
वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गीजूभाई बधेगा गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडे अपने सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है, तो आप नाम याद रखिएगा, भारतीय रॉबिन। ठीक है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। यानी कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अंडा देती है अपना, और कौवा क्या करता है, अपने बच्चे समझ के उसको पालता है। ठीक है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते, सही बात। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला क्या, जब बड़े हो जाते हैं तब वो क्या करते थे, अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। हिलीगुड़ी कर्नाटक में है। और हिलीगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। बच्चों की पंचायत है हिलगुड़ी में, उस पंचायत का नाम क्या है, भीम संघ। ठीक है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। बरगद की पेड़ की जड़ें बहुत लंबी होती है ना, बहुत जगह तक फैल जाती हैं। ठीक। डेजर्ट ओक रेगिस्तान ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू एक नृत्य टाइप का होता है, उत्सव मनाया जाता है। तो असम से बिहू याद रखिएगा। ठीक है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी या असमिया के कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। हमारे यहाँ माघ जो होता है वो 14 तारीख को होता है ना, जनवरी में अभी आने वाला है। ठीक है। इस अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। और मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई का, खिलौने बनाना, इत्र उत्पादन, ये सब पोचमपल्ली में होता है। ये चीज़ उस जगह के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। ठीक है। आबू धाबी है में संयुक्त अरब अमीरात में। आबू धाबी कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में। आबू धाबी की मुद्रा याद रखिएगा है दिरहम। आबू धाबी की मुद्रा है दिरहम। ठीक है। चितप्पन मलयालम में पिता के जो छोटा भाई होता है, ठीक है, यानी चाचा लगते हैं जो, तो उसको बोलते हैं चितप्पन। कुजम्मा यानी मलयालम पिता के छोटे भाई की जो पत्नी यानी चाची, उसको बोला जाता है कुजम्मा। ठीक है। नेक्स्ट है, केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे केरल में क्या क्या होता है, नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी, ये सब कहाँ ज़्यादातर होता है, केरल में। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है खजूर, है ना। अरब अरब जगह में खजूर वजूर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। ठीक है। गरम मसाला छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और सोंठ आदि से मिलकर क्या बनता है, गरम मसाला बनता है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। सॉरी। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। और जहाँ पहली महिला की बात हो तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के ठंडरी से है और परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म एक कांच है जो कितने कलर दिखाता है, 7 कलर दिखाता है। तिब्बती भोटी भी कहा जाता है। तिब्बती जिसे भोटी कहा जाता है, लद्दाख में बोले जाने वाली एक भाषा है। भोटी भाषा में माँ को अम्मा ले कहा जाता है। आप मम्मी को भोटी भाषा में क्या बोलेंगे, अम्मा ले, और पिता को आबा ले। ठीक है। ये उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक ढूंढ सकता है। और चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर अन्य चींटियां उसी रास्ते में मिल जाती हैं। मतलब ये ऐसा है कि कोई चींटी जाएगी और दूसरी, मतलब वो ऐसा गंध छोड़ती हुई जाएगी कि उस गंध को सूंघते हुए जो अन्य चींटी हैं उसी रास्ते से चली जाएंगी। ठीक है। आप देखते हैं चींटियां कितनी लाइन से जाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है, मैंने बताया। मच्छर हमारे शरीर की गंध मतलब सूंघ कर ये पैरों के जो तलवे हैं उनसे क्या करते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। हमारे शरीर की गर्मी से वो हमें क्या कर देते हैं, ढूंढ लेते हैं।
सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। कुत्ते भी अपने मल मूत्र के द्वारा अपनी जगह का निशान छोड़ते हैं, और अगर उनकी जगह पे कोई आ भी जाता है ना, तो पहचान लेते हैं कि हाँ, हमारे एरिया पे कोई एंट्री किया है। ऐसे ही बाघ के भी पास भी होता है, तो बाघ भी ऐसे करता है। तो इससे वो उनका एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया है। ठीक है, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, जानवरों को इतने रंग नहीं दिखाई देते। जो सुबह के समय होते हैं वो थोड़ा बहुत कलर देख रहे हैं। जो रात के समय जैसे उल्लू वगैरह होते हैं ना, वो दो कलर केवल देखते हैं, सफ़ेद और ब्लैक। ठीक है, काला और सफ़ेद। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन की वजह से वो महसूस करते हैं। हम जहाँ बोलते हैं कि अरे सांप सुन रहा है, नहीं, सांप क्या करता है, कंपन को महसूस करता है। कंपन की सहायता से ही वो चीज़ों तक पहुंचता है। ठीक, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर पास आई मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को क्या देता है, संदेश देता है, मैसेज देता है। ठीक है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़ के आने वाले दुश्मनों के लिए अलग आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। ठीक है, अब कुछ जानवर तूफान और भूकंप आने के पहले ही अजीब सी हरकतें करने लगे, मतलब बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो उनको एहसास हो जाता है कि हाँ, कुछ मुसीबत आने वाली है। ठीक है, ऐसा ही एक केस था 2004 में, दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले। जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान के कुछ आदिवासी थे, उन्होंने महसूस कर लिया और समय रहते ही वो जगह खाली कर दिया। और उसके बाद पता चला कि सुनामी आई है। ठीक है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। ठीक है, तो मतलब जानवरों की भी एक अलग भाषा है। स्लॉथ भालू जैसा दिखते हैं, लेकिन भालू नहीं होते, उल्टा लटकते हैं। 17 घंटे सोते हैं ये उल्टा लटक कर। ठीक है, मस्ती से। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में वो 8 पेड़ों तक घूमने की तकलीफ उठाते हैं और शौच करने के लिए एक ही बार उतरते हैं। ठीक है, ये बात भी याद कर रखिएगा। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेती हैं। बाघ की मूंछों से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते, जैसे मैंने अभी कुत्ते के बारे में बताया। तो इनसे वो अपना पहचान लेते हैं कि हाँ, किसी ने एंट्री तो नहीं करी है। वो अपनी जगह का एक तरह से पता कर लेते हैं। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में कराहना, गुर्राना अलग आवाज़, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़, डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ वो निकाल लेते हैं। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक मतलब आप सुन सकते हैं। बाघ की आवाज़ इतनी लाउड है, इतनी तेज़ है कि 3 किलोमीटर दूर तक आप मतलब सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। वो अंतर कर लेता है कि कौन किसकी आवाज़ है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज, सही बात है, आज बहुत खतरे में है बाघ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जानवरों का शिकार इसलिए करते हैं, उनकी चीजें ले, जैसे हिरन का शिकार, कस्तूरी हिरन का शिकार गंधे के लिए, और हाथी का शिकार दांत के लिए। ये सब शिकार कर करके उनको, और मुसीबत में हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है और गैंडों को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, आप मतलब कमाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, इन जानवरों को मतलब जानवरों को मारने का काम कर रहे हैं। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि लुप्त प्राय में इन मतलब इनको शामिल कर लिया, डाटा बुक में इनको शामिल कर लिया गया है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। ठीक है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या होता है, वहाँ पे मतलब आप शिकार नहीं कर सकते, जानवरों का शिकार करना वर्जित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगल में जानवरों का शिकार मना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई जानवर को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, ये याद करिए। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जो सांप है वो बहुत जहरीले हैं। कौन कौन से हैं, नाग, करैल, दुबैया और अफई। ये बहुत जहरीले सांप हैं, मतलब काट लेगा तो बच पाना बड़ा मुश्किल है।
सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जो है, दो दांतों के बीच, मतलब आप जानते हैं कि वो जब काटते हैं तो 200 छेद जैसा हो जाता है, ठीक है। अब वहीं से वो जो है आपकी बॉडी में जाता है। अगर सांप वगैरह काट ले तो क्या है कि आप उसके ऊपर पट्टी बांध सक मतलब कपड़ा अच्छे से बांध सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जहर है वो पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा। इस समय कोई भी मादक पदार्थ नहीं देना चाहिए, और ना ही सोने देना चाहिए, ना ही उनको पानी देना चाहिए। तो इससे क्या करते हैं कि अगर सो जाता है कोई इंसान, बहुत आंख बंद कर लेता है, तो वो जो जहर होता है वो बॉडी में बहुत तेजी से फैलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई जो सीरम है वो सांप की ही जहर से बनाई जाती है, ठीक है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमारे पेट का पाचक रस यानी एसिड अम्ल की तरह होता है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, तब भी वहाँ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ कुछ तालिका दे रखी हैं जिनका मतलब बचाव कैसे किया। जैसे दूध को आप उबाल के आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, वरना फट सकता है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख सकते हैं। हरा धनिया है, उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचा कर, आप उसको फ्रिज में नहीं रख सकते। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसकी क्या हो जाए, नमी दूर हो जाए, ठीक है। और नमी दूर हो जाती तो इससे ये फफूंदी लगने का डर नहीं रहता, अचार खराब नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये भी होना चाहिए कि अचार के अंदर हवा का भी प्रवेश ना हो, कि हवा का प्रवेश हुआ तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जैसे नेपथिन्स, ठीक है। ये क्या करता है, एक ढक्कन की तरह करता है, उससे एक अच्छी सी सुगंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े उसके पास जाते हैं, और जैसे ही उसके पास जाते हैं ये ढक्कन जैसा बंद हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। घड़े की तरह संरचना होती है और खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े उसकी ओर चले जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, फंस जाते हैं एक तरह से, ठीक है। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। और जानवर की खाल और अन्न कपड़े में अटक जाते हैं। और पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां हैं जो पककर सूख जाती हैं, तो ये दूर दूर तक बिखर जाती हैं, ठीक है। ये घटना 1948 की है। एक जॉर्ज मेस्टन अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि दोनों पैर पर चिपके हैं, मतलब वो होता है वेक्रो होता है ना, जैसे आप वो वाली चप्पलें होती हैं ना जो जिप जैप करके खुलती हैं, वही, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से निकाला, बीजों को बारीकी से देखने से छोटे छोटे हुक जैसे नजर आए, और क्या कहते हैं, मेस्टन को आइडिया आया किसका, वेक्रो का, ठीक है, वेक्रो बनाने का आइडिया आया, ठीक। ये याद है। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए हैं, और ये सारे भारत में उगाई जाती हैं। भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से। गोभी मटर यूरोप से लाए गए हैं, ठीक है। चाय असम से है, सोयाबीन चीन से, और बीन है अमेरिका से। हमारे यहाँ क्या क्या है, बैगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, भिंडी, मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना गढ़ सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी क्या है, सर को क्या बोलते हैं, तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, और घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे क्या करने आते थे, पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी जो पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता, और इसी से कनेक्टेड थे लगभग 9 तालाब, ये आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। अरवरनी भारत आया था, ठीक है। कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। और ये क्या कहते हैं, बहुत इन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ें देखी, और कुछ जगह के बारे में लिखा भी उन्होंने, ठीक है। पानी के स्रोत हैं बाबड़ी तालाब, नौला धारा। कुएं सूखने की वजह कुछ और हैं, कुएं सूखने की वजह क्या है कि कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, और तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब वो नहीं रहे। पेड़ों के आसपास पार्क में भी जमीन को सीमेंट से क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है। लड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। तनु भार संघ नाम की एक संस्था ने लड़की माई के तालाब को बनाने में क्या करी, मदद करी, ठीक है।
वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन सा सागर? मृत सागर। इस पे क्या होता है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप अगर उस पे सोचोगे ना कि डूबने का, तो डूबोगे नहीं, ऊपर ही तैरते रह जाओगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इतना नमक नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक बन जाएगा। ठीक। मृत सागर में कैसे तैर सकते हैं? जैसे आराम से लेटे हों, आप डूबेंगे नहीं वहाँ पे। दांडी यात्रा की बात करते हैं। ठीक है। ये घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर क्या लगा दी थी, रोक। अब जानते हैं कि नमक के बिना सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ सकता। नमक हमारी आवश्यकता ही ये समझ लीजिए एक तरह से। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। ठीक है। और क्या हुआ कि नमक जैसी चीज के लिए गुजारा कैसे हो सकता? सही बात है। लोगों को मजबूरी में ही क्या करते हैं, दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, और इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो जो हमें चीजें कुदरत ने दे रखी उन्हें बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की, और इस कानून को क्या किया, तोड़ा। इस कानून को किसने तोड़ा? गांधी जी ने। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारी में भर दिया जाता है, और तेज धूप में पानी जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है, नमक के ढेर बन जाते हैं। ठीक है। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनफ्लूएंजा से फैलता है। आप जानते हैं मलेरिया जो फैलाता है, एनफ्लूएंजा जाति की जो मादा मच्छर होती है वो फैलाती है। यानी लोग कहते जरूर हैं तो कि औरतें खून चूसती हैं, तो वही बात है कि मादा क्या करती है, खून चूसने का काम करती है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम चीजें बहुत नजदीक से देख सकते हैं, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बड़ी बारीकी से उन्होंने देखी। ठीक है। मलेरिया की दवाई पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है, यानी लोहे की मात्रा होती है। ठीक है। अगर मतलब रक्त अल्पता की कमी है, यानी खून की कमी है, तो अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। पेट की समस्याएं जैसे रोग फैलाती शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है। ठीक है। मच्छर के पेट में झांका किसने? रोनाल्ड रॉस ने झांका। और जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे, तो लोगों को लगता था कि ये खराब हवा की वजह से हुआ। आप जानते हैं कि वो मच्छर की वजह से होता है। ठीक है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण कुछ परेशानी हो गई थी 17 नवंबर 2007 को। क्या हुआ वहां पे कि स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार। एनीमिया मतलब रक्ताल्पता यानी खून की कमी। ठीक है। इससे क्या हुआ, शारीरिक दिमागी मतलब शरीर और दिमाग दोनों पे असर हुआ, और बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पा रहे थे, फुर्ती भी कम थी, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको आजकल भी आप जानते हैं कि स्कूलों में आयरन की दवाई आती है बच्चों के इसी वजह से। ठीक है। अगर एनीमिया वगैरह की कमी है तो आयरन की दवाई खिलाई जाती है। ठीक है। कमी को दूर करने के लिए। लर्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं। अगर पानी एक जगह जमा है तो मच्छर पनपने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या है, मच्छर आप पानी इकट्ठा ना होने दे, कूलर का पानी उसको चेंज करते रहे समय समय पर, तो ये समस्या नहीं होगी। और गंदगी, गंदगी बहुत मैटर करती है। आसपास कोने किनारे किनारे जो होते हैं ना कलरफुल वाले कपड़ों में मच्छर बहुत जल्दी वहाँ पे अपनी मतलब संख्या बढ़ाते हैं। रोनाल्ड डॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए वे कह गए कि कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। ठीक है। ग्रुप लीडर की गुड़ जो मेन हेड होता है पर्वतारोहण के संदर्भ में, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो ना चल पाए। मतलब ग्रुप लीडर का दायित्व तो यही होता है कि सबको साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने अपने आगे, जैसे हमारे घर के मुखिया का क्या काम होता है कि पूरे घर को साथ लेके चलना, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उनकी हेल्प करना। ऐसा नहीं कि आगे आगे चलते जाओ और पीछे सब छूटते चले जाएं। ठीक है। तो ग्रुप लीडर का वही सब काम होता है। ठीक है। अगर गलती हो जाए तो उस पर हंसते हुए सजा भुगतने को भी तैयार है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो भाषा। विटामिन सी और आयरन की, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होती है। आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? स्लिंग, पिन ऑन, हंटर सूट, स्लीपर बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड टीचर, जैकेट वगैरह, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, ये सब और खाने पीने की चीज़ें। अगर आप पर्वत में चढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे सामान लेके जाना पड़ेगा।
टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और पीठ क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल के बारे में कुछ है कि 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यानी नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, उस पर कदम रखा। ठीक है। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर क्या रखा, कदम रखा। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवार, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के किनारे बड़े इंतजाम हैं। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीजें हजारों साल पुराने पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला कहाँ पे है, केरल पे है। आसमान तारे, आसमान में आपको चांद तारे सूरज वगैरह दिखाई देते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में क्या है कि पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, और कुछ मजेदार बातें भी हैं। सुनीता विलियम्स को आपने देखा ही होगा। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए हमको पहुंचना पड़ता है। पैर जमीन पे नहीं रहते, ऐसा जैसा लगेगा जैसे हवा में तैर रहे हैं। ठीक है। अब पानी भी अगर लेंगे ना तो वो बुलबुलों जैसे पानी आएगा। ठीक है। चल, तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा यानी उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या हो जाता है, जल जाता है। जलता हुआ देखते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसको विश मांगो, है ना, वो होता है टूटता तारा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुनीता विलियम्स में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पे सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। और सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, यहाँ तो ये लाइनें तो कागज पर ही दिखती हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा पृथ्वी को देखकर कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, मतलब सब एक ही साथ एक ही लाइन पे लगते हैं। ठीक है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है और पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। पूछा जाएगा पहाड़ी इलाकों में लोग किस टेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो नायलॉन के टेंट का। ठीक है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, वहाँ बर्फ होती है। ठीक है। लद्दाख में आपको लकड़ी की घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, और लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। ये याद है, लद्दाख के बारे में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो आप देख लीजिएगा। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं वहाँ पे। और लद्दाख में झूले, झूले का मतलब ही क्या होता है, स्वागत करना। यानी अगर आपसे लद्दाख में कोई कहे कि झूले झूले, तो आप समझिएगा कि वो आपका वेलकम कर रहे हैं। लद्दाख में बने घरों को की खासियत क्या है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है। कि ये 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं और जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की क्या होती है, परत चढ़ाई जाती है। और घर अंदर से एक सेट की तरह लगेगा जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। ठीक है। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और अपनी मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडार के, मतलब जो जमीनी वाला हिस्सा होगा वो जानवरों के लिए, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बहुत ठंड होने पर लोग नीचे यानी भूतल पर ही आकर रहते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियां नहीं होती और छतों को मजबूत बनाने के लिए क्या हो जाता है, घने पेड़ होते हैं। ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और ये बात ये है कि ये लास्ट टाइम रिवीजन के थ्रू मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।